हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक शानदार टॉपिक जिसका कि नाम है कूलम्ब्स लॉ। ओके बेटा, चलिए देखिए सबको यहाँ पर कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो क्या बोलता है। ठीक है, कूलम्ब भाई साहब ने क्या बताया। इसके पहले थोड़ा सा हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो पहले पढ़ा हुआ है बेसिक सा नॉलेज जो हमें जरूरत पड़ती है इसे समझने के लिए कि कूलम्ब्स लॉ है क्या आखिरकार। तो कूलम्ब्स लॉ कहां से आया, कूलम्ब लॉ ने क्या बताया, कूलम्ब लॉ के लिए बेसिक जरूरत क्या है वो हम समझेंगे। कूलम्ब लॉ को समझने के लिए हमें सिंपल सी जानकारी होनी चाहिए किसके बारे में, चार्ज के बारे में, कि चार्ज क्या होता है। अगर आपको चार्ज के बारे में मालूम है तो कूलम्ब्स लॉ आप आराम से निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं। चार्ज जो है उसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे मेजर किया जाता है कूलम्ब में। किससे मेजर किया जाता है, कूलम्ब में, और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर C के साथ। ठीक है, तो इतनी सी जानकारी सिर्फ आपको चाहिए थी, बाकी हम कूलम्ब लॉ को समझ पाएंगे। कूलम्ब ने क्या बताया, कूलम्ब भाई साहब ने बोला कि भैया कोई भी दो चार्जेस अगर है, सपोज एक ये Q1 है और यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है, दो पॉइंट चार्जेस उन्होंने ले लिए और उन्होंने बताया कि इन दोनों के बीच में अगर कोई सेपरेशन डिस्टेंस है, मान लो कितना r है, तो कूलम्ब भाई साहब के हिसाब से कि जो Q1 वाला चार्ज है Q2 वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा, Q2 वाला चार्ज जो है Q1 वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा, तो कितना लगाएगा ये अब हमें यहाँ पे पता करना है। समझ में आया। चलिए, तो कूलम्ब भाई साहब ने बोला कि जो भी फोर्स लगेगा इन दोनों चार्जेस के बीच में वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस Q1 into Q2। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई कि ये भी फोर्स जो लगेगा इन दोनों चार्जेस के बीच में, सर वो उनके बीच होने वाले डिस्टेंस पर भी डिपेंडेंट होगा, और वो डिस्टेंस है r, तो उस डिस्टेंस पे कैसे डिपेंडेंट होगा। सिंपल सा लॉजिकल बात है, जैसे जैसे डिस्टेंस दूर जाता चला जाएगा वैसे वैसे हमारा फोर्स कम होता चला जाएगा। तो दैट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑन r स्क्वायर। ठीक है बेटा, और एक और खास बात ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी फोर्स इनवर्सली स्क्वायर ऑफ प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है तो वो सारे फोर्सेस कैसे कहलाते हैं, वो होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। जैसे हमारे पास कूलम्ब लॉ में जो चार्जेस हैं उससे लगने वाला फोर्स दैट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक और फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है फॉलो करता है, वो भी कंजर्वेटिव होगा। इज दैट क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमने इन दोनों कांसेप्ट को ऐड कर दिया, एक फ्रेम में लाया और हमने बोला फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर बिटवीन देम। ओके बेटा, ठीक है। अब हमारा अगला कांसेप्ट, अगला पॉइंट ये होगा कि मेरे को सबसे पहले सर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना पड़ेगा। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना चाहता हूं बेटा तो मेरे को यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम हटाते हैं और लिखते हैं इससे K से। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, और Q1 Q2 बाय हो जाएगा r स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। एक चार्ज दूसरे चार्ज पे, हम लोग थोड़ा सा क्या बात करते हैं, बहुत बेसिक सी बात है, दो लाइक चार्जेस होते हैं क्या उसको रिपल करते हैं, बोलिए यस। ओके, दो नेगेटिव, दो अपोजिट चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस होते हैं, तो क्या वही दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यस। तो सर यहाँ पे जब दोनों का कोई साइन मैंने मेंशन नहीं किया है तो इसका मतलब क्या ये दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, तो दोनों एक दूसरे को रिपल भी कर रहे होंगे। अगर दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे तो कुछ फोर्स होगा, और वो फोर्स कितना होगा, तो होगा K Q1 Q2 by r स्क्वायर। सबका सबको यस। सर K की जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकली होती है 9 into 10 raised to power 9। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसे हम और किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्लियर है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है दैट इज बीइंग रिटन फॉर द मीडियम एयर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट किसका है, एयर के लिए भी यही होगा, वैक्यूम के लिए भी यही होगा, और फ्री स्पेस के लिए भी यही होगा। ठीक है सर, एयर फ्री स्पेस, इसका मतलब क्या है सर कि अगर मैं अदर देन एयर वाले मीडियम में जाता हूं तो क्या लगने वाला फोर्स अफेक्टेड होगा, यस एब्सोल्युटली। तो सर इसे और किस तरीके से लिखा
लिखा जाता है। तो k को हम लोग लिखते हैं बेटा 1/4π तो अगर मैं आपसे बोलता हूं ये k की जो वैल्यू 1/4π तो सर 1 समझ में आता है, कांस्टेंट है, 4 है, पाई है, तीनों कांस्टेंट। सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं कैसे? एप्सिलॉन नॉट, जीरो लगा दिया फॉर नॉट, इसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब होता है परमिटिविटी, इसका मतलब क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, which is again a value of सर एयर में रहेगा तो उसकी परमिटिविटी अलग होगी, मीडियम में होगा तो उसकी परमिटिविटी अलग होगी। जैसे कि सिंपल से एग्जांपल समझते हैं, अगर मानो मेरे को तुमको तुम्हारी पिटाई लगानी है, तो अगर मैं तुमको फोर्स लगाना चाहता हूं तो मेरे और तुम्हारे बीच में फोर्स लगाने के बीच में कौन सा मीडियम है? एयर। तो जब मैं आप पे फोर्स लगाऊंगा तो बीच में एयर है, तो क्या फोर्स लगाने में बीच में जो एयर है क्या वो भी एक मैटर है? ठीक है, फोर्स लगने के लिए अगर सपोज करो यही तुम पे फोर्स लगाना हो और हम पानी के अंदर जाते हैं और मैं उतने ही आसानी से तुम पे फोर्स लगा पाऊंगा, क्या उतना ही फोर्स लगा पाऊंगा सेम डिस्टेंस पे? क्या चेंज होगा फोर्स? यस, बिल्कुल सही जवाब, फोर्स चेंज होगा। बिल्कुल वैसा ही अगर आपने मीडियम बदल दिया, एयर फ्री स्पेस, या आपने एयर फ्री स्पेस या वैक्यूम की जगह कोई और मीडियम लिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया, तो वहां पर लगने वाला दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो बदल जाएगा। बोलो चमका? यस। तो सर ये जो है फ्री स्पेस, ये जो परमिटिविटी है किसकी? फ्री स्पेस की है। और एक और खास बात सर, ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसका डायमेंशनल फार्मूला भी होता है और इसकी यूनिट भी होती है। तो यहां से अगर हम इसको निकालें तो इसकी यूनिट क्या लिखी जाएगी? बोलिए एवरीवन। सर k will be written as, सर फोर्स की यूनिट न्यूटन, r which is distance इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर, q1 q2 जिसका कूलम स्क्वायर। तो सर इसकी यूनिट लिखी जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इज दैट क्लियर? सर ये तो कहानी होगी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की। तो फ्री स्पेस में है तो इतना फोर्स लगेगा, तो अगर यही दोनों चार्जेस को मीडियम में रख दिया जाए तो कितना फोर्स लगेगा? बोलिए क्या बदलेगा? यस, कितना हो जाएगा? तो मान लिया हमने चार्ज q1 यहाँ है, यहाँ पर चार्ज q2 है, अब इसके बीच में क्या आ गया? मीडियम आ गया। क्लियर है? तो अब मैं जब फोर्स को लिखूंगा तो फोर्स लिखूंगा 1/4π। अब ये एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो यहाँ पे जो फ्री स्पेस था उसको जगह किसने ले ली? मीडियम ने ले ली। तो बेटा यहाँ पे लिखना पड़ेगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम इनटू हम करेंगे q1 into q2 by r square, and this is how we can write the force in a medium. Is that clear? Yes. Sir, क्या यहाँ पे चमका सबको? बोलिए क्या क्लियर है एवरीवन? यस। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। सर जो मीडियम में मिल गया, फ्री स्पेस में मिल गया, दोनों में फोर्स मिल गया, मैं अगर आपसे बोलूं कि सर क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चलिए पहले रिलेशन निकालते हैं फिर हम देखेंगे। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है सिंपल सा कि बताएं जब मीडियम में इंट्रोड्यूस करूंगा तो फोर्स बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? बोलिए अगला, बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? यस, आपका बोलना बिल्कुल सही है। देखते हैं फोर्स कितना होगा, हम वेरीफाई करेंगे। क्या मैं इसे मिटा दूं? ओके, चलिए। तो सर एक कंसेप्ट है हमारे को मीडियम को रिलेट करने का। अगर मैंने मीडियम और फ्री स्पेस, क्योंकि फ्री स्पेस जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये आपको मालूम होगा, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू होती है 8.85 into 10⁻⁻12। ये हमें नोन होती है। अगर आप यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 into 10⁻12 रख देंगे तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो द वैल्यू ऑफ k विल कम 9 into 10⁻9। ओके, बट हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। ओके सर, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है ना? सिंपल, कभी भी रिलेटिव टर्म कैसे निकाला जाता है? हम बोलते हैं इसके रेस्पेक्ट में हो। जैसे आप लोगों ने रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा होगा, तो हम पढ़ते हैं डेंसिटी ऑफ मटेरियल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, बिकॉज़ डेंसिटी ऑफ वाटर इज नोन। वैसे क्या मुझे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मालूम है? क्लियर? तो सर मैं क्या मीडियम की परमिटिविटी निकालने के लिए मेरे को रिलेटिव परमिटिविटी मालूम होगी तो आसानी से निकाल सकता हूं? बिल्कुल सही जवाब। वैसा ही काम करेंगे सर, रिलेटिव परमिटिविटी विल बी रिटन एज एप्सिलॉन r, और इसको डिफाइन किया जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इज
Is that clear? So can we relate this term? इससे हम मीडियम की परमिटिविटी निकालेंगे कैसे? परमिटिविटी रिलेटिव इनटू परमिटिविटी फ्री स्पेस की। तो अगर मुझे मीडियम में लगने वाले फोर्स को निकालना है तो क्या मैं उसे ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम की जगह क्या मैं उसे ऐसा लिख सकता हूँ बेटा बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r q1 q2 by r का स्क्वायर। एंड व्हाट वी नो दैट सर ये जो पूरी वैल्यू है किसकी वैल्यू है? दिस इज द फोर्स इन फ्री स्पेस, सो वी कैन राइट द फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन एप्सिलॉन r। तो क्या मेरे को रिलेशन मिलेगा मीडियम में परमिटिविटी की टू द फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r। मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो फ्री स्पेस में लगने वाले फोर्स से एप्सिलॉन r टाइम्स डिवाइड करके मिलता है। और मैं अगर आपको बताऊं कुछ डेटा कि रिलेटिव परमिटिविटी अगर मैं बात करूं फॉर एयर, रिलेटिव परमिटिविटी किसके बारे में बात करूं? एयर। तो रिलेटिव परमिटिविटी एयर के बारे में वो होती है 1। रिलेटिव परमिटिविटी अगर मैं कंडक्टर के बारे में बात करूं तो वो होता है इंफिनिटी। रिलेटिव परमिटिविटी अगर मैं डाइइलेक्ट्रिक के बारे में बात करूं तो वो होता है ग्रेटर देन 1। नाउ लेट्स सी, इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं एयर को एयर के रेस्पेक्ट में बात करूं इसकी वैल्यू 1, तो जितनी फ्री स्पेस में है वही हमारी एयर की है। कंडक्टर के बारे में बात करूं तो यहां हो जाएगा इंफिनिटी। सर अगर मैं डाइइलेक्ट्रिक के बारे में बात करूं तो मोस्टली हम इसके बीच में क्या इंसर्ट करते हैं? डाइइलेक्ट्रिक, दोनों चार्जेस के बीच में। तो डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या ये जो वैल्यू है फोर्स इन फ्री स्पेस उससे हमेशा कम आएगा। किसमें? मीडियम में। Is that clear? Is that clear everyone? Yes. Let's see some example over it. क्या कहूंगा सबको? सर फोर्स क्या होता है, फोर्स कितना होता है, मीडियम में क्या होता है, फ्री स्पेस में क्या होता है, ये तीन बातें सबके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इस पे सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। सर अगर मानिए हमने एक फोर्स का स्ट्रक्चर ले लिया, चार्ज का स्ट्रक्चर ले लिया जिसमें एक चार्ज लिया q1, यहाँ पे चार्ज ले लिया मैंने q2, यहाँ पे चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे चार्ज है हमारे पास 3 माइक्रोकूलम, और इसके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस जो है उसको मैं ले लेता हूँ सपोज 2 मीटर का। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस। अब मैं इसको क्या करूंगा, सर इसके बीच में लगने वाला जो भी फोर्स है हमको मालूम है, कूलम भाई साहब ने बोला है कि सर आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप मल्टीप्लाई करिए k को किसके साथ, q1 q2 के साथ, और डिवाइड मार दीजिए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन के साथ। ठीक है, तो सर k की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻⁹। सर q1 कितना है, पहला चार्ज विच इज 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो मींस 10⁻⁻6। दूसरा चार्ज q2 कितना है बेटा 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है सर 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर मान लिया हमने। तो सर इधर से 2 का स्क्वायर कितना हो गया, इसको 2 से 2 उड़ा दिया हमने। अब कितना बचा देखो 9 × 3 ये हो गया 27 इनटू 10⁻+9 - 6 कितना हो गया +3, और ये फिर कितना हो गया -6, तो ये हो गया 12 - 9 तो 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2। So this is the magnitude of a force which is acting on one charge due to another. मतलब समझिए इस बात को क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो Q1 वाला चार्ज है Q2 वाला चार्ज Q1 वाले चार्ज को रिपेल मार रहा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्या हमें सिंपल चार्ज की प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर? यस। सर फोर्स पता तो चल गया कितना लग रहा है। सर फोर्स कोई भी हो उसकी एसआई यूनिट क्या रहती है बेटा, बोलिए न्यूटन। तो सर इसमें कितना फोर्स लगा रहा होगा 27/2 मिली न्यूटन के बराबर का फोर्स। अच्छा तो सर कैसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड तो मिल गया सर, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन भी निकालना तो जरूरी है। क्यों? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, अब वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, बराबर है। तो सर मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया कि कितना है 27/2 × 10⁻³ न्यूटन। अब डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, लेट्स सी दैट। सर डायरेक्शन निकाला जाता है वो जो दोनों भी पॉइंट चार्जेस हैं उनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है, उनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्शन। उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बोलिए लाइन ऑफ एक्शन।
तो फोर्स हमेशा ऑलवेज, फोर्स हमेशा जो लगता है वो हमेशा किधर लगता है, ऑलवेज एक्ट्स अलोंग लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। अब एक सिंपल सी बात है सर, दोनों लाइक होंगे तो दोनों क्या दूसरे पर करेंगे, रिपल मारेंगे। तो सपोज करो लाइक चार्जेस बना दिए हमने, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो इसको इधर रिपल मार रहा है और इसको इधर रिपल मारेगा। ठीक है, इसको हमने लिखा प्लस Q1, इसको लिखा प्लस Q2। सर अगर ये अनलाइक चार्जेस हुए तो सर अगर ये प्लस Q1 है और ये माइनस Q2 है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट मारेंगे। तो Q1 वाला अट्रैक्ट करेगा Q2 को, Q2 वाला अट्रैक्ट करेगा Q1 को। इसको हम लिख कैसे सकते हैं स्टैंडर्ड तरीके से, थोड़ा सा वो भी देखते हैं हम लोग। ठीक है, हमने क्या देखा कि जो दो फोर्सेस लग रहे हैं किसी भी दोनों चार्जेस पर, तो ये कैसे लग रहे हैं सर, ये दोनों चार्जेस है, ये है Q1, ये है Q2। अभी दोनों का नेचर सेम है, साइन नहीं लगाया मतलब दोनों का नेचर प्लस प्लस है। तो हमने क्या देखा, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो क्या Q1 वाले पे Q2 फोर्स लगा रहा होगा, तो ये Q2 Q1 वाले पे फोर्स लगाएगा तो क्या उसको रिपल मारेगा। यस, ठीक है। तो सर इसको जब ये रिपल मारेगा तो क्या रिपल उसी अलोंग द लाइन मारेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा किस पर, 1 पर, किसकी वजह से, 2 की वजह से। तो दिस इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एक्टिंग ऑन। अब 2 को क्या 1 वाले पे तो 2 को रिपल मारेगा ना, यस 2 को रिपल मारेगा और किस डायरेक्शन में मारेगा, अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। तो दिस इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। व्हाट वी हैड सीन, हमने क्या देखा इसमें, कुछ जादू है क्या, नहीं समझ में आया। पहला दूसरे को रिपल मार रहा है तो दूसरा पहले वाले को रिपल मार रहा है। क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, से यस और नो, यस बिल्कुल सही जवाब। सर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। बट व्हाट वी कैन सी हियर इज, क्या दोनों पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है। तो क्या ऐसा लिखा जाए, force acting on 1 due to 2 should be equal to minus of force acting on 2 due to 1। सर क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो सकता है, यस एब्सोल्युटली यस। सर एक्शन रिएक्शन पेयर का क्या मतलब होता है, दो अलग अलग बॉडी पे एक ही चार्ज लगे, एक ही फोर्स लगे अपोजिट डायरेक्शन में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सर एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। आई थिंक अब आप लोग को कूलम लॉ समझ आ चुका होगा। कूलम लॉ को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको और किस नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाम नहीं क्लियर है, इलेक्ट्रो वर्ड स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज व्हाट बेसिकली चार्ज, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। सर ये पूरी कहानी तभी तक वैलिड है जब चार्जेस कैसे है बेटा, रेस्ट पर है। अगर चार्जेस चलने लगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगता है। क्लियर, यस। तो सर अगर कोई भी दो चार्जेस रेस्ट पर है तो क्या हम बता पाएंगे कि उस पे कितना फोर्स लगेगा, क्या हम बता पाएंगे कि उस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन, यस। तो सर हम ये बता पाएंगे कि फोर्स कितना लगेगा, ये हम बता पाएंगे कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। डन, ओके। Now let's see one more example over it। हमको समझ में आ गया फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमें समझ में आ गया फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है। लेट्स सी दैट कि किस तरीके से हम फोर्स निकाल सकते हैं एक बॉडी दूसरी बॉडी पे। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने एनएलएम के टाइम पे बहुत सारे प्रॉब्लम किए थे जिसमें फोर्सेस इन्वॉल्व थे। नाउ लेट्स सी कुछ क्वेश्चन किसके बेसिस पे, कूलम लॉ के बेसिस पे। ठीक है, सोचते हैं। सपोज करिए एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। एक आप लोगों ने देखा होगा जैसे कई बार बच्चे बलून लेते हैं, आपने बलून वाले की शॉप पे देखा होगा या बलून मार्केट में गए बच्चे बलून के लिए जिद करते हैं। सपोज करिए एक हमने क्या लिया ऐसा बलून, ठीक है, हमने ले लिया एक बलून, ठीक है, इसको हमने एक स्ट्रिंग की मदद से हैंग किया, ठीक है, सिंपली सस्पेंडेड। फिर ऐसा ही हमने एक दूसरा बलून ले लिया और उसको भी एक सेम स्ट्रिंग की लेंथ से कनेक्टेड कर दिया। दे आर कनेक्टेड वेरी स्मॉल, मतलब उनका जो सेपरेशन है कुछ ज्यादा नहीं। पूरे स्ट्रिंग का लेंथ कितना मान लेते हैं हम लोग, सपोज L है। दोनों आइडेंटिकल बलून थे तो दोनों के मासेस m है। अगर इसको ऐसा रहने दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सर हम इन दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस को देते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस देते हैं, जिसका मास m चार्ज q, मास m चार्ज q, जैसे ही चार्ज आया तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ये बलून इधर जाने लगेगा, ये बलून इधर जाने लगेगा ड्यू टू
रिपल्शन। तो थोड़े देर बाद ये कुछ ऐसे आ जाएंगे, गेटिंग माय पॉइंट? दोनों में रिपल्शन मारेगा क्योंकि सेम नेचर ऑफ चार्ज था, रिपल्शन की वजह से दूर जाने लगेंगे। तो राइट नाउ आफ्टर सम टाइम दे विल अटेन इक्विलिब्रियम। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द टेंशन, व्हाट विल बी द एंगल? क्लियर है सर? मासेस हमको मालूम है, तो सर हम इसका एबीडी बना लेते हैं। सर इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? mg। सर नीचे की तरफ इसमें क्या लगेगा? mg। सर ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स लगता है? टेंशन। टेंशन सिर्फ निकालने का, लेने का और देने का बिल्कुल नहीं। सर अच्छा, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला सर लाइन ऑफ एक्शन ये मिल गया। तो सर क्या इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा कितना? आइडेंटिकल चार्ज था, फ्री मीडियम कौन सा है? एयर है, फ्री स्पेस है, तो kq²/। सर इसके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस क्या? d² ले लेते हैं। सर इसमें भी सेम अमाउंट में फोर्स लगेगा सर, kq²/d²। टेंशन लगेगा ऐसा, ठीक है? तो अब मैं किसी एक को भी लेके सॉल्व करता हूं, बिकॉज़ नाउ दिस विल बी द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आपको थीटा निकालना है फॉर इक्विलिब्रियम। सर इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, उसके लिए एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो सर किसी भी एक एबीडी को उठाते हैं हम लोग। सर नीचे लग रहा है mg, इस डायरेक्शन में लग रहा है टेंशन, इस डायरेक्शन में लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स व्हिच इज kq²/d²। सर किस एंगल पे होगा? क्या टेंशन होगा? सब निकाल सकते हैं, पहले एंगल निकाल लेते हैं हम लोग। तो सर मैं सपोज करता हूं यहां से, तो सर इसको हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, तो सर ये एंगल कितना बन जाएगा? थीटा बनेगा, ठीक है? सर टेंशन था, अब टेंशन को मैं रिजॉल्व कर लेता हूं। यहां से टेंशन उड़ाया, उसके दोनों कंपोनेंट बना दिए, तो सर इस डायरेक्शन में बन गया टेंशन का कॉस कंपोनेंट, और इस डायरेक्शन में बन गया सर टेंशन का साइन कंपोनेंट। नाउ व्हाट वी कैन सी, हमें दिख रहा है कि सर ये y एक्सिस में इक्विलिब्रियम पर है। तो इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। सर y एक्सिस में इक्विलिब्रियम है, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन y इज 0। एग्जैक्टली। और अगर x में है तो बोलेंगे सर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग x इज 0। सर y में 0 लिया हमने सम ऑफ फोर्स, तो क्या लिखेंगे? ऊपर वाले फोर्स को प्लस, नीचे वाले फोर्स को माइनस। तो हमने लिखा t cos थीटा माइनस mg दैट इज इक्वल टू 0। अब x वाला लिखोगे, राइट वाला प्लस तो लेफ्ट वाला माइनस, तो हमने लिखा उसे t sin थीटा माइनस kq²/d² इक्वल टू 0। इन दोनों की मदद से हम क्या लिख सकते हैं? देखिए सर, पहले वाले को लिखा हमने t cos थीटा इक्वल टू mg, दूसरे वाले को हमने लिखा t sin थीटा इज इक्वल टू kq²/d²। सर t से t उड़ा सकते हैं, sin बाय cos tan थीटा, मैंने इसको डिवाइड मार दिया दोनों। tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया? mg बाय kq²/d²। तो सर यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan इनवर्स mg into d² डिवाइडेड बाय kq²। क्या चमका? आया समझ में? यस, क्लियर है? डन? सो ये कुछ एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम इसमें कर सकते हैं। जैसे इसमें चार्ज की मदद से भी हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है? एक बार जेईई में क्या क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन उसका ले लेते हैं, किस तरीके से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेसिस पे किस एग्जांपल सॉल्व किए जा सकते हैं या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि एक बॉडी है ना, जिसमें चार्ज कितना था? q। अब इसको बोला कि इस बॉडी को दो पार्ट में तोड़ा, ये नहीं बोला इक्वल तोड़ा, उन्होंने बोला दो पार्ट में तोड़ा, और दो पार्ट में तोड़ने के बाद इसके पास चार्जेस कितने आ गए? q1 और q2, ठीक है? और बोला ये जो दोनों चार्जेस हैं q1 और q2, उनको कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दिया, ठीक है? और रखने के बाद फोर्स आया, तो उनका ये कहना था क्वेश्चन में कि इन दोनों चार्जेस को आप किस तरीके से डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, ताकि जो मिलने वाला फोर्स है वो मैक्सिमम, मिलने वाला फोर्स क्या हो? मैक्सिमम हो। तो आपको फाइंड करना था यहां पर, फाइंड वैल्यू ऑफ q1, फाइंड वैल्यू ऑफ q2 इन टर्म्स ऑफ q such that force acting between them, उन दोनों के बीच में लगने वाला force acting between them is maximum। उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा हो? मैक्सिमम हो। तो बेटा एक काम करते हैं, इसमें सर इलेक्ट्रोस्टैटिक तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन एक बात अब आपको यहां पे ध्यान देनी पड़ेगी कि मैक्सिमा और मिनिमा
यस, अब आपको क्या सोचना पड़ेगा, मैक्सिमा और मिनिमा। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि सर दो चार्जेस है, दोनों को r डिस्टेंस पे रखा है, तो फोर्स कितना हो जाएगा सर, हमको मालूम है कितना होगा, बोलिए k q1 q2 by r square, दैट्स इट। यस, ओके सर फोर्स मैक्सिमम हो, सर ये तो जनरल फोर्स है, तो सर फोर्स मैक्सिमम हो या मिनिमम हो या कोई भी क्वांटिटी मैक्सिमा या मिनिमा कब होती थी, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं सर। जब कोई भी क्वांटिटी मैक्सिमा मिनिमा होना था तो उसका डबल डिफरेंशिएशन चेक करते थे, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा होता है, अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमा होता है। और यहाँ बोल रहा है कि मैक्सिमम है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, तो बट हम सब पता कैसे लगाते थे कि मैक्सिमम या मिनिमम कहां पर होगा, तो हम पता लगाते थे वहां पे कैसे, सिर्फ डिफरेंशिएशन को इक्वेट मारते थे 0 से। अच्छा सर फोर्स दिख रहा है, इसमें डिफरेंशिएट भी करूंगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन अब डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करूं और किसको करूं, तो हमें बोला गया था डिस्ट्रीब्यूशन किसका, चार्ज का। तो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स मैक्सिमम होगा, तो फोर्स शुड डिपेंड ऑन चार्ज। तो अगर फोर्स शुड डिपेंड ऑन चार्ज तो हम उसे लिख सकते हैं dF अपॉन पहले वाले चार्ज को, अगर मान लीजिए q1 है, इसे मैं x मानता हूं, तो q2 कितना हो जाएगा q माइनस x, और अब हम इसमें सब अप्लाई करते हैं, तो dF अपॉन वेरिएबल कौन सा है, x, तो मैंने उसको डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, हमारे पास हुआ k, q1 की वैल्यू है x, q2 की वैल्यू कितनी है q माइनस x डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो सर डिफरेंशिएशन किया तो क्या दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, सर ये टर्म देखो जो कॉमन है बाहर निकालो, k बाय r स्क्वायर, यहां से क्या q into x माइनस x स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x x q into x माइनस x स्क्वायर, तो सर qx का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, बोलिए q कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब सर हम इसको मैक्सिमम के लिए, कहां पर मैक्सिमम, उसके लिए किससे इक्वेट मारते थे, 0 से, इसको इक्वेट मारा 0 से, तो सर इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0, सो k बाय r स्क्वायर इधर ले जाके 0, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 2x, x की वैल्यू कितनी आ गई q बाय 2। सर x की वैल्यू जैसे ही q बाय 2 मिली तो सर हमको समझ में आ गया ये कितना हो गया सर q बाय 2, और q2 कितना हो गया सर q माइनस x which is q माइनस q बाय 2, तो सर ये भी कितना हो गया q बाय 2। तो हमारा आंसर q1 और q2 कितने होंगे, तो ये होगा सर q बाय 2 और ये होगा सर q बाय 2, मतलब उसको हम आधे आधे चार्ज में तोड़े तब जाकर के हमारा फोर्स मैक्सिमम होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो दैट्स इट फॉर राइट नाउ। इसमें और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर एवरीवन? बोलिए यहां तक जो भी पढ़ा आपको, किसी को कोई डाउट तो बिल्कुल पूछिए। डन? ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।